गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मोशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। माय नेम इज गौरव सिंह झाला, सोशल साइंस फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज जो एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों हो जाता है या इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, बहुत 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 आसान सी बात है। हमारा जो एक देश है, भारतवर्ष है, या हमारी जो कंट्री है, इसके अंदर हम अक्सर देखते हैं कि रोज़ सुबह न्यूज़पेपर में या रोज़ सुबह जितने भी हम टीवी चैनल्स चलाते हैं या जितने भी हम रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, उनमें एक न्यूज़ बहुत कॉमन होती है। वो एक न्यूज़ क्या होती है? वो एक न्यूज़ होती है कि आज देश में किस मंत्री ने क्या कहा, आज देश में किस पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दिया, आज किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किस एरिया के लोगों के साथ मंथन किया गया या डिस्कशन किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना गया, या किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किस राज्य के अंदर प्रोटेस्ट या किसी बड़े इशू को लेकर डिस्कशन हो रहा है। यानी कि हम एक बहुत बहुत कॉमन सी बात है कि लो शुरू हो गया। यानी कि एक पॉलिटिकल या राजनीतिक जो एक एरिया है या जो एक पॉलिटिकल स्फेयर जो लोकतंत्र का है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो चीज प्ले करती है वो है एक इंस्टीट्यूशन, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के माध्यम से हम राजनीतिक पार्टीज कहते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आज से लगभग 500, 600, 7 साल पहले जाएं, तो उस समय ज्यादातर जो रीजन्स या क्षेत्र थे, दैट बेसिकली रूल्ड बाय अ किंग और अ मोनार्क और अ डायनेस्टिक फैमिली। डायनेस्टिक फैमिली मतलब एक ऐसा परिवार जो बेसिकली चला रहा है एक एरिया को साल दर साल से। ठीक है, अब राजा महाराजा तो खत्म हो गए। अब राजा महाराजा के टाइटुलर जो महाराजा धीराज या महाराजा ऑफ बीकानेर या जयपुर या नवाब ऑफ अवध, ये सब स्टेटमेंट्स या टाइटल्स तो अब रहे नहीं। आज के केस में अगर व्यंग्यात्मक रूप में कहूं या अगर हास्य रूप में कहूं या सटायर में कहूं, तो इन टुडेज एनवायरनमेंट द एक्चुअल पावरफुल leading quality has been done by political parties and their leaders. The leaders of political parties are basically right now we can see them as a powerful king or leader. बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक कंट्री के लिए एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, वहां प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री का हेड है, तो ही इज इक्वलेंट टू अ किंग। ही कैन मेक डिसीजंस नॉट इक्वलेंट टू द किंग, या किंग के जैसा ही नहीं या उसके बराबर नहीं, वैसी अनलिमिटेड पावर्स ही नहीं, ऑथोरिटेटिव पावर नहीं, लेकिन उसके पास वो पावर है कि जिससे वो देश चला रहा है। वो एक पार्टी से जुड़ा है, उस पार्टी के लिए कार्य कर रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, जिसे हम बात करें, एक क्षेत्र है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर क्लास 10th में हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता पॉलिटिकल पार्टी क्या है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? हम तो जब बुक खोलते हैं या जब हम 9th से या 10th में आते हैं, हमें सिर्फ ये पता होता है कि देश में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, देश चला रहे हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं अक्सर कभी पता होता है, कभी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे समझो स्कूल है, एक स्कूल का जो मेन हेड है, यानी स्कूल के एकेडमिक्स के जो हेड है, वो प्रिंसिपल कहलाते हैं। स्कूल के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहते हैं वो डायरेक्टर्स चलाते हैं। स्कूल को गवर्न करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है, यानी कि एकेडमिक्स को चलाने की, क्लास को पढ़ाने की, डिसिप्लिन मेंटेन करने की, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टीचर्स की। तो जो एक इंस्टीट्यूशन हो गया विद्यालय या स्कूल, जिसके अंदर बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके की पार्टी है। इसमें अलग अलग मेंबर्स हैं, एक लीडर है, उसके बाद उसके एक्टिव मेंबर्स हैं जो वर्क करेंगे, और उसके बाद फॉलोवर्स जो उसको मानते हैं। फॉलोवर्स स्कूल के केस में हम मान लें स्कूल स्टूडेंट्स जो डेली जाते हैं, स्कूल के करिकुलम को पढ़ते हैं, वहाँ के सिस्टम को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली फॉलोवर्स। ठीक है, अब बहुत आसान सी बात है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं ये बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, और जो भी मैं बात यहां करूंगा उसे किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना जोड़ा जाए, ना ही मेरे स्टेटमेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जाए। मैं पूर्णतया अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हूं इस चैप्टर को समझाने में, और इसीलिए मैं कहीं से कहीं तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ना तो आइडियोलॉजी राइट है या रॉन्ग को बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा वो पार्टी क्या है, कहाँ काम कर रही है, और इंडिया में उसका क्या एक स्फेयर है वर्क करने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेज 2, एनटीसी स्टेज 2 और स्टेज 1 दोनों में ही इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। रिमेंबर, जैसे हमने स्टार्ट किया था स्टेज 2, मैंने ये बात कही थी कि हम उन्हीं चैप्टर्स को सबसे पहले फिनिश करेंगे जिनके क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आ चुका है, या फिर लास्ट ईयर में जिनकी जो चांस है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की वो ज्यादा रही है। अब बहुत कॉमन सी बात है कि कुछ चैप्टर स्टेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट टू आस्क क्वेश्चंस होते हैं,
कुछ चैप्टर स्टेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्टेटमेंट या उनमें लॉजिकल डिडक्शन होता है, ठीक है, देखेंगे इसी में। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक ऐसा क्षेत्र है पूरे दुनिया में, लोकतंत्र एक ऐसा एरिया है जो कंट्रीज डेमोक्रेसी को परफॉर्म कर रही हैं या जो कंट्रीज डेमोक्रेसी के लिए जानी जाती हैं। उन कंट्रीज में कुछ ऐसी पार्टी या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लोगों के हित में काम करने के लिए लोगों को अपने आश्वासन देते हैं, अपने कमिटमेंट्स देते हैं, और जब वो लोग जीत जाते हैं इलेक्शन में, चुनाव प्रक्रिया के दौरान, तो वो लोगों के लिए काम करने के लिए लाइबल होते हैं। दे आर लाइबल टू वर्क फॉर द पीपल, दे आर लाइबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। लेकिन कैसे? भारत एक बहुत बड़ा देश है, मेरा देश जो है भारत बहुत खूबसूरत देश है, बहुत बड़ा देश है। मेरे देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैं हर चैप्टर में बताता हूं, द डाइवर्सिटी। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, ना केवल कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, बल्कि भूगर्भिक या भौगोलिक डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकली भी इतना डिफरेंट है इंडिया जितना शायद ही दुनिया का कोई देश हो, ठीक है। कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, तो यहां पर डेफिनेट सी बात है, लोगों के लीडर्स भी डिफरेंट सेक्शन से आएंगे। लोगों के जो चुनावी प्रक्रिया में जो लीडर बनेंगे या पार्टीज जो बनेंगी, वो भी कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एक जो उनका बैकग्राउंड है उनकी पार्टीज में दिखेगा, ठीक है। भाई मान लीजिए कोई एरिया है, मुस्लिम पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, तो हो सकता है वहाँ लीडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हों वो उन्हीं के मेंबर के स्वरूप किसी मुस्लिम व्यक्ति को वहाँ चुनाव लड़ने का मौका दें। क्या होता है कि हम कनेक्ट होते हैं, वोटर्स, पीपल, जनता देश की उसी से कनेक्ट होती है जिसे वो अपना माने, या हम मान सकते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। अब ऐसा दो बेसिस पे होता है, एक तो हम जनरल किसी की तरफ झुकें क्योंकि वो हमारी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या हमारे एरिया का है, सिंपल, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए, जो लोगों के लिए वास्तव में अच्छे देश के लिए काम कर रहा है, स्टेट के लिए काम कर रहा है। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने काम को बताने का एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के केस में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, भारत की नेशनल पार्टी है। नेशनल मतलब उसकी जो अप्रोच है वो भारत के हर एक क्षेत्र में लगभग है। इसी प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही पार्टी एक दूसरे के अपोजिशन में खड़ी होती है, एक दूसरे को इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे की कमियां गिनाती है, एक दूसरे के बारे किए हुए काम के अंदर कमियां गिनाती है। दोनों की एक आइडियोलॉजी है, एक सेट आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी कैसे समझोगे, एग्जाम्पल देखते हैं। गौरव सर को एक एक्स ब्रांड की कार पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उस कार की रिलायबिलिटी अच्छी है, उस कार के अंदर सर्विस मेंटेनेंस अच्छा है, 2 साल की वारंटी है, उस कार की लाइफ अच्छी है और उसको मैंने प्रूव है, मैं उसको यूज कर चुका हूं, मैं उसको मानता हूं कि वो अच्छी है। दैट मीन्स मैं एक एक्स ब्रांड पे, मान लो कि मैं बिलीव करता हूं कि हुंडई इज एन एक्स ब्रांड जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूं और मैं उसका पूरी तरीके से उसके लिए डेडिकेटेड हूं। सिमिलरली अगर कोई सेकंड पर्सन है जो कि किसी और ब्रांड को, मान लीजिए मारुति को फॉलो करता है, उसकी कार्स को उसने यूज किया, उस पर रिलायबल है और उसको मानता है कि हाँ ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, उसी प्रकार से हर पार्टी का आइडियोलॉजी सेट करती है कि हम देश के लिए क्या करेंगे, देश के किस सेक्शन को हमें आगे लाना है, गरीब पिछड़े वर्ग को आगे लाना है या फिर हमें माइनॉरिटीज को आगे लाना है। तो हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है जिसको बेस करके वो लोगों में अपनी छाप छोड़ते हैं, लोगों में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और उस पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो एज ए कैंडिडेट, एज ए कंटेस्टेंट खड़े हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से, स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होता है, थोड़ा सा क्लास 9 का रिवीजन लेते हैं, तो वो एक पार्टी कैंडिडेट कहलाता है। मान लीजिए गौरव झाला जी जो हैं वो 2023 में जब चुनाव होंगे या 2024 के जब चुनाव होंगे तो उसमें एज अ बीजेपी प्रति जो है पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव लड़ना चाहेंगे कोटा के क्षेत्र से, ठीक है। अब मान लीजिए कि नहीं, उन्हें लगा कि नहीं मैं किसी पार्टी से ना खड़ा होकर निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ूंगा और अपनी पार्टी बनाऊंगा और फिर उसकी आइडियोलॉजी बनाऊंगा कि हम सड़कें बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, स्कूल्स खुलवाएंगे, हम गरीब लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करेंगे, हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करेंगे। तो ये मेरी आइडियोलॉजी है टू बिल्ड अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये मेरी आइडियोलॉजी होगी कि मैं किसी भी तरीके के जाति संप्रदाय के लोगों में भेदभाव नहीं करूंगा। आई वर्क एज अ सेक्युलर पर्सन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो आइडियोलॉजी, हर पार्टी की जब स्टैब्लिशमेंट होती है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसकी एक वर्क करने का एक मोटो होता है, उसी के बेसिस पे वो कार्य करता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं देयर आर न्यूमरस
साइंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो आज आप देख रहे हो, अगर इस मैप को अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस मैप में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगो आपको देखने को मिलेंगे। क्या है इन लोगों की खासियत? इस लोगो में जो आप देख रहे हो उसके अंदर बेसिकली आप क्या देख पा रहे हो? एक लोगो जो है, एक लोगो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि साइकिल का है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक लोगो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कमल का है, जो हम बीजेपी से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगो आपको यहाँ दिखाई देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का लोगो, बहुजन समाज पार्टी का लोगो, समाजवादी पार्टी का लोगो, फिर भाजपा का लोगो, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का लोगो। ये हमारे भारत की वो बड़ी पार्टीज हैं जिनकी अप्रोच भारत के लगभग हर हिस्से में है, ठीक है। ये एक पूरा मेरा जो कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, और लोकतंत्र की जो सबसे खास बात होती है, जो डेमोक्रेसी की सबसे खास बात होती है, उसे हम कहते हैं उम्मीदवार, यानी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कहाँ बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट में, और हमारे लिए लॉ मेकिंग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस के माध्यम से हमने जिलाया। तो इलेक्शन लड़ना जो सबसे पहला टास्क है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। क्या ऐसा संभव है कि किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो और फिर भी वहां इलेक्शंस हो रहे हो? क्या ऐसा संभव है? क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है कि सर छोटा कोई देश हो, वहां ना हो पॉलिटिकल पार्टीज, तो किसी एक आइडियोलॉजी, एक बड़े रिलीजन या कास्ट या एथनिक ग्रुप के बेस पे हम वहां पार्टी चला सकते हैं? बेल्जियम वाला एग्जाम्पल कॉल करो। बेल्जियम में क्या हुआ था? डच एंड फ्रेंच, फिर भी उन्होंने पार्टी बनाई थी। बेसिकली टू रन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इफ अ कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक देन यू विल बी एबल टू रन इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, चाहे वो एब्सोल्यूट मोनार्की हो जाए, चाहे वो डिक्टेटरशिप में हो जाए। ऑल्दो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, उसको हम कह सकते हैं। बट इन डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पीपल हैज राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, पीपल हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, यानी इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, इलेक्शन में वोट देने का भी अधिकार है। वही तो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी, वही तो कंट्री लोकतंत्र कहलाएगा, वही तो डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज वो मेन बेसिकली ऑर्गन्स हैं, वो एसोसिएशंस हैं जो गवर्नमेंट बनाती हैं, जो सरकार चलाती हैं, और उसके माध्यम से लोगों के लिए काम करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन डेमोक्रेसी वी नो पॉलिटिकल सिस्टम इज बेसिकली governed by equal representation to contest election and to run government. Clear? Now, but NTSC 2 is why in democracy there is a need of political party. लेकिन हम NTSC 2 स्टेज 2 में इसको कैसे पढ़ेंगे, या इस चैप्टर की क्या उपयोगिता है? तो यूजेस ये है कि लास्ट ईयर के NTSC स्टेज 2018 का पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, पॉलिटिकल पार्टीज का। इसीलिए मैंने इसको यहां पर डाल दिया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बट क्वेश्चन है कि व्हाई डेमोक्रेसी देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कैन वी रन अ कंट्री विदाउट और विद वन पार्टी और टू पार्टी और विद अ रीजनल पार्टी? ये सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। बेसिक डेफिनेशन जैसा अभी तक मैं डिस्कस किया है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समन्वय है, एक एसोसिएशन है जो चुनावी प्रक्रिया से इलेक्शन के माध्यम से लड़ने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस आते हैं। और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इलेक्शंस को जीतना है और सरकार, गवर्नमेंट बनानी है जो बेसिकली देश के लिए ही काम करेगी। और देश में कौन आती है? जनता। नेक्स्ट, दे कनेक्ट देमसेल्व्स विद द पीपल एंड लुक इनटू देयर नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, आप लोगों के, बहुत अच्छी सी एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। इलेक्शन के समय हम एक बहुत आम दृश्य देखते हैं हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे राज्यों में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में। बड़े बड़े जो एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स हैं वो छोटे छोटे गाँव में जाते हैं। जो छोटे छोटे जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन फर्स्ट पर टाइम लड़ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। समझ रहे हैं कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो छोटे छोटे गाँव के छोटे छोटे घर में, आदिवासी जनजाति के क्षेत्र में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के पास मिलते हैं, जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम 5 साल बाद फिर आए हैं, हम दोबारा आप लोगों से मिलने आए हैं, 5 साल बाद ही आए हैं, बीच में आए नहीं हो तो सॉरी, लेकिन इस बार इलेक्शंस में हमें जिताइएगा, हम आपके पानी, बिजली, एम्प्लॉयमेंट की सुविधा करेंगे। बेसिकली दे लुक इनटू द मैटर, टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल एंड
बेसिकली एसेंशियल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टू। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, जो नया कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है वो बड़ी बड़ी रैली निकाल रहा है क्योंकि उसको बताना है कि वो भी इलेक्शन में आया है और वो भी अब आपके लिए काम कर रहा है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज का सारा वर्किंग लोगों के, पीपल या जनता के आसपास घूमता है, सिटीजन्स के आसपास घूमता है। दे वेंट टू टेक पॉपुलर सपोर्ट, और उनको चाहिए क्या, लोगों से सपोर्ट चाहिए, लोगों से विश्वास चाहिए कि हमारी पार्टी को वोट दें, हमें जिताएं और हम आपके लिए या कंट्री के लिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को बना कर देंगे। क्लियर। लेकिन इसके साथ अ पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्स पीपल सपोर्ट एंड फॉर दैट दे प्रोमिसेस टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल। और यही कारण है कि वो लोगों की डिमांड या लोगों के कार्य करने, अपने जो वादे, जो प्रोमिसेस करते हैं उसको पूरा करने के लिए इलेक्शंस के बाद वो लायबल होते हैं, जनता के प्रति उम्मीद रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी बड़े नेता को या बहुत बड़े मिनिस्टर्स या रीजनल लेवल पे कोई मिनिस्टर है, जब वो लोगों से जनाग्रह करते हैं, मीन्स लोगों की प्रॉब्लम्स सुनने के लिए बैठते हैं, तो उनको आश्वासन दिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जो बोल रही है या इलेक्शंस के पहले जो बोल रही है वो कंपल्सरीली पूरा कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज वी नो कि इन डेमोक्रेसी देयर इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी फुलफिल विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आप अगर लोकसभा में बैठे हो तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी पार्टीज हैं। किसी भी चीज को बनाने से या डिसीजन लेने के लिए हमारे यहाँ पर बहुमत होता है, मेजॉरिटी रूल करती है, यही डेमोक्रेसी है। वो मेजॉरिटी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की है, हमारे एमपीज की है, हमारे एमएलएज की है, स्टेट में एमएलएज, लोकसभा में एमपी या राज्यसभा में एमपी। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज वो बेसिक इंस्टीट्यूशन है जिसकी राह कहाँ जाती है, पार्लियामेंट तक, जो लोगों के लिए गवर्न करने की बात बेसिकली होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल गौरव झाला सर बिलीव करते हैं कि हाँ ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की आज़ादी के बाद 40 साल तक भारत को आगे बढ़ाया, एजुकेशन में डेवलपमेंट किया, बिग इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए, इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान बनाया जिसके अंदर बड़े प्लांट्स लगाए गए, देन एग्रीकल्चर पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय आया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने देश के 40 साल में विकास किया भारत की आज़ादी के बाद, यानी कि आफ्टर 1947 वी बेसिकली डन ऑल द डेवलपमेंट टिल 1989 या 1990, जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अच्छी पार्टी के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, तो उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता भी होंगे, दैट मीन्स एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स भी होंगे, जैसे मैं, कि मैं वोट डालने जा रहा हूं तो मैं फॉलोवर हूं, बाकी मैं पार्टी के साथ रोजमर्रा के काम में इंक्लूडेड नहीं हूं। जो लोग डेली रूटीन में पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, भले ही वो मिनिस्टर ना हो, भले ही वो आप मान के चलें कि दे आर नॉट मिनिस्टर्स, दे आर नॉट बिग लीडर्स, बट दे आर वर्किंग फॉर पार्टीज, दे आर गोइंग टू द ऑफिस ऑफ बीजेपी कार्यालय, आईएनसी कार्यालय, वहां जाके काम कर रहे हैं, पार्टी के आइडियोलॉजीज को सुन रहे हैं, उसके लिए आगे काम करने के लिए तत्पर हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाकर वो बीजेपी के नाम से कार्य कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर एक्टिव मेंबर्स, वो इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर में उन एक्टिव मेंबर्स को चांस मिलेगा बीजेपी की तरफ से किसी एरिया से चुनाव लड़ने का, दैट इज देयर सक्सेस एज अ टर्म ऑफ लीडर। क्लियर। तो बहुत सारे लोग, जो आम जनता है, जो भारत की आम जनता है, जो मैं हूं, जो हमारी पूरे भारत की आम जनता है, दीज कॉमन पीपल इज बेसिकली फॉलोवर ऑफ डिफरेंट पार्टीज। और हमने भारत के सबसे, जो हमारे इंडिया की जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनल पार्टी या स्टेट्स में भी पार्टीज हैं, जो लोग अपनी स्टेट, जैसे कि हम बात करें साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज ज्यादा हैं, या नॉर्थ ईस्ट में रीजनल पार्टी ज्यादा है। रीजनल पार्टी यानी स्टेट पार्टी जो स्टेट में इलेक्शन लड़ती है, बाहर नहीं लड़ती। बट देयर आर सम पार्टीज जो कि स्टेट में भी इलेक्शन लड़ती हैं और नेशनल लेवल पे भी इलेक्शन लड़ती हैं और कुछ सीट्स भी कमाती हैं। तो दैट पार्टीज हैव ग्रोन फ्रॉम अ स्टेट पार्टी टू अ नेशनल पार्टी। नाउ अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं पार्टीशनशिप, यानी जब अगर गौरव झाला सर ये माने कि नहीं, आई बिलोंग्स फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी, तो किसी ने पूछा अरे गौरव जी आप क्यों भाजपा को वोट देना चाहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट दो ना, उसने डेवलपमेंट किया है। तो मैं कहूंगा कि नहीं, आई बिलीव व्हाट बीजेपी गिव्स इन इट्स मैनिफेस्टो, कि बीजेपी जो काम कर रही है या बीजेपी सरकार जो काम कर रही है या जो उनके मैनिफेस्टोज हैं, मैं उनको मानता हूं वो सही है, और इसीलिए मैं अब एक फॉलोवर हो चुका हूं, मैं अगले इलेक्शन में उन्हें वोट दूंगा। दैट मीन्स आई एम अ फॉलोवर, आई एम अ पार्ट ऑफ दीज पीपल, जो हजारों करोड़ों भारतीय हैं, मैं उनके बीच का एक व्यक्ति हूं जो अगले इलेक्शन में बीजेपी को वोट देगा, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सही, उसको मैं मानता हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं, बट आई एम अ फॉलोवर। ठीक है, दैट इज पार्टीशनशिप मींस इज बेसिकली रिलेटेड विद अ पर्सन्स अटैचमेंट। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, मैं ऑफिस कर रहा हूं, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ बीजेपी, दैट इज नॉट द सीन। आई बेसिकली फॉलोज द आइडियोलॉजी एंड wants that the Indian BJP, Bharatiya Janata Party, will win the elections and form a government. To any particular party related to supported with the any idea of system to that political party. ये important हो जाता है स्टेज 2 के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए। आपको बोला जाएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप को लेके आप क्या समझते हैं, पार्टीशनशिप क्या होती है?
That means I am connected to a XYZ party and I am believing on that XYZ party's ideology or their way of working. Then basically I am a partisanship who belongs to BJP या INC या different political party. Clear? Now, then like Dhani Ram is supporting BJP for its vision and ideology. Because क्यों? देखो, जो पुअर है, जो लिटरेट इलिटरेट है, जो वीक सोच सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, दे जस्ट नीड दैट देयर रिक्वायरमेंट्स गॉट फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट. दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट. सो बेसिकली अगर कोई गरीब है, पुअर है या इलिटरेट है, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट. उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए काम करे वो चाहिए. इसीलिए वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट उनकी है सरकार से और अपने लीडर से. भले ही वो किसी बड़े पार्टी के नेता को या लीडर को ना जानते हो, बट दे हैव एन आइडियोलॉजी इन माइंड कि XYZ पार्टी उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है. सो दे आर रेडी टू गिव द वोट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी. क्लियर? नाउ जैसे धनी राम एक गरीब किसान है, उसको चाहिए कि भाई उसकी किसानों की उसकी जो एक फसल है उसको हर साल उसका बीमा हो. अगर बारिश से या महावट से, या हम बात करें महावट क्लाइमेट चैप्टर रिकॉल करो, या हम बात करें कि बहुत तेज तूफान से, साइक्लोन से उसकी फसल नष्ट हो गई, तो सरकार उसको बीमा करके दे. तो उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी किस पे है? सरकार पे. और सरकार को फ्रेम कौन कर रही है? पॉलिटिकल पार्टीज. और इन पॉलिटिकल पार्टीज में काम करने कौन आ रहे हैं? उसके लीडर्स. तो डायरेक्ट कनेक्शन है लोगों की, जनता का, देश की पॉलिटिकल पार्टीज से. क्लियर? सो पॉलिटिकल पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट. तो बेसिकली 3 स्फेयर में पार्टी चलती है. सबसे पहले द लीडर्स, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या श्री राजनाथ सिंह जी, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, या हम बात करें श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की. जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, या जो डायरेक्ट हमारा जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के अंदर सीधे तौर पे बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें हम लीडर्स कहते हैं. जिनके बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, संबोधन होते हैं, बड़े बड़े जगह पर रोड शो होते हैं, उन्हें सुनने के लिए लोग आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. दे आर बेसिकली लीडर्स. देन सेकंड इज द एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर जो डायरेक्ट बीजेपी या किसी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, INC हो गई, उसके लिए काम कर रहे हैं, उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डेली ऑफिस में जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं. दे आर बेसिकली एक्टिव मेंबर्स जो कि काम कर रहे हैं. एंड फॉलोवर्स लाइक मी, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सीधे सीधे कि ये लोग क्या कर रहे हैं. आई एम द फॉलोवर एंड यू आर द लिसनर्स. वी आर फॉलोवर्स. जब हम सोचेंगे कि हमें किसे वोट देना है, वी आर बेसिकली फॉलोवर्स. वी आर जस्ट फुलफिल आवर ड्यूटी बाय गिविंग आवर वोट. ठीक है? तो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, द फॉलोवर. तो 3 पार्ट होते हैं. दिस इज NTC स्टेज 1 क्वेश्चन. ठीक है? नाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पार्ट्स. तो जैसे मैंने बात की, लीडर्स, मेंबर्स एंड फॉलोवर्स. ठीक है? लीडर्स जैसे हमने बताया, दे रन द गवर्नमेंट, दे रन ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग इनटू द पार्टी. पार्टी में क्या होना है, कैसे होना है, क्या चीजें पॉलिसी फ्रेम होगी, द होल डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द टॉप लीडर्स ऑफ दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी. एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर मैं बात करूं बीजेपी, जो देश को आज बीजेपी जो है देश के लिए सरकार बना रही है, उससे अलग आप बीजेपी के अंदर आप मुझे नाम बताओ कौन कौन से लीडर्स है जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं या उसके लिए इलेक्शंस लड़े हैं. राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी. देन आप बात करें हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. देन आप बात करें निर्मला सीतारमन जी. वो सारे लोग, वो सारे लीडर्स जो टॉप मोस्ट मिनिस्ट्रीज में है, उन्हीं की लीडरशिप भी चलती है, उन्हीं की बातों को माना जाता है और पार्टी उसे अकॉर्डिंग रन करती है सीनियर मेंबर्स के थ्रू. ठीक है? लाल कृष्ण अडवाणी जी बहुत सीनियर मेंबर हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के. अगर INC की बात करूं तो सोनिया गांधी जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी. देन और भी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, शशि थरूर जी हो गए, ये हम बात करें सलमान खुशी जी, बहुत सारे लीडर्स जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हीं का जो है एक डिसीजन मेकिंग लीडर के रूप में उस पार्टी में चलता है. मेंबर्स जैसा मैंने बताया, और फॉलोवर्स. अब इसको एक छोटे से डायग्राम से समझ लो. लीडर्स, मेंबर्स, मेंबर्स में और भी लोग हो सकते थे, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मैंने श्री राजनाथ सिंह जी को डाला है तो उन्हीं का यहाँ पर आएगा मेंबर. फॉलोवर्स में तो पूरी जनता, देश की जनता जनार्दन है. हमारे देश की जनता सबसे पावरफुल है और जनता जनार्दन होती है, जनता ही डिसीजन लेती है. जनता अगर मान लेना तो जो लीडर्स यहाँ दिख रहे हैं ना, वो लीडर्स भी आपको नहीं दिखाई देंगे. तो बेसिकली द होल सोल पावरफुल इज जनता, बट ओनली व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस. बाकी 5 साल के लिए हम भाई नहीं कह सकते कुछ भी. ठीक है? चलो, तो ये तो बात हुई इसकी. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्वेश्चंस जहां से आते हैं बोर्ड में भी, स्टेज 2 में भी. व्हाट इज द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? नॉट इन इंडिया, इन ऑल स्फेयर ऑफ द वर्ल्ड. जिन कंट्रीज में, जैसे हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था, देयर आर ओनली 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली फॉलोज द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द सिस्टम व्हिच इज बिल्ड बाय डेमोक्रेसी, दैट इज फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म के बेस पे लोकतंत्र, लोकतंत्र के बेस पे सरकार, सरकार चलाने का काम कौन कर रहा है? देखो, तो क्या रोल है पॉलिटिकल पार्टी के? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसको हम समझें
कि मान लीजिए कि एक पार्टी है, हम बात करते हैं बीजेपी की, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को जब बनाया गया तो इस पार्टी की एक सोच रही होगी, एक आइडियोलॉजी रही होगी, लोगों में हमें कैसे जाना है, लोगों में हमें कैसे मिलना है, लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, और उनको क्या रिक्वायरमेंट्स या नीड है जिसको हम पूरा करके अपने इलेक्शंस को जीत सके। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होता है दैट इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस लड़ना, इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करना और किसी भी जगह से इलेक्शंस को सक्सेसफुली जीतना। इसी में अपनी पूरी पावर इलेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं, ठीक है। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है, फॉर एग्जांपल मेरा मान लो, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं जिस जगह का नागरिक हूं या मैं जिस रीजन में रहता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी, क्लास 9 को रिकॉल करो, निर्वाचन क्षेत्र, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने इलेक्शन लड़ा और पहले जब मुझे लोग जानते ही नहीं है ना मैं लोगों को जानता हूं, तो मेरा सबसे पहला काम होगा लोगों से मिलना, लोगों की चीजों को जानना, उनकी परेशानियों को सुनना और उन्हें यह आश्वासन दिलाना कि हाँ मैं इन चीजों को सही करूंगा जब मैं इलेक्शन जीतूंगा। तो पहला काम हर एक पार्टी प्लस उम्मीदवार का क्या होता है, कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉइंट्स को याद रखें क्योंकि सीधे सीधे कई बार दीज पॉइंट्स हैव बीन कम इनटू द स्टेटमेंट्स कि व्हाट आर द बेसिक वर्क, व्हाट आर द बेसिक टास्क ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो सबसे पहला कंटेस्ट इलेक्शन तो बेसिक है, लॉजिक से ही आ जाता है, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, if I'm going to contest election, then definitely I have set some policies, some programs, some plans जो मैं लोगों से डिस्कस करूंगा। मान लीजिए कि मैं नॉर्थ ईस्ट में चला जाता हूँ, मिजोरम में चला जाता हूँ और वहाँ डेंस फॉरेस्ट है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ डेवलपमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स या हाउसेज सरकार की तरफ से नहीं है। तो व्हाट आई डू व्हेन आई कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एरिया, आई विल गिव द प्रोमिसेस, आई विल प्रॉमिस या हम उसको बोले आई विल गिव दी सेटिस्फैक्शन ऑन दैट लेवल कि मैं लोगों को ये बोल सकूं कि जब हम आएंगे, हम सरकार बनाएंगे तो आपके लिए फ्री आवास योजना लाएंगे, सस्ती आवास योजना लाएंगे, उसमें आप अपने कच्चे मकान से पक्के मकान में जाएंगे, अच्छी जो है हम सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, स्वच्छ भारत अभियान जैसा भी चल रहा है, या हम आपको बेहतर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए कार्य करेंगे और ये होगा। तो फर्स्ट जो एक इंप्रेशन होता है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनो, उसके लिए अपने प्लान्स जो आप बताओगे, चाहे रैलीज में बताओ, चाहे आपने देखा होगा बड़े बड़े लीडर्स जब इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं कि हमने क्या किया है, पुरानी सरकार ने क्या नहीं किया है और हमने किस तरीके से बदलाव लाया है। तो दैट इज बेसिकली द आइडियाज जो कि फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो वो बनाएंगे। अगर वो जीत जाते हैं तब भी उनको करना है, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो पिछले वाले फ्रेम्स एंड पॉलिसीज जो उन्होंने आश्वासन दिया होगा वो जीते हैं तो वो सरकार या जनता को जो है बेसिकली बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग लॉ, ये बहुत कॉमन चीज है। जब कोई भी सरकार, जैसे कि हम बात करें अभी एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, बीजेपी ने बहुत सारी पार्टीज के साथ कोलिशन करके और सरकार बनाई हुई है। टोटल 332 सीट्स आउट ऑफ 545 सीधे सीधे मेजोरिटी है और देश की सरकार जो है बीजेपी के थ्रू चलाई जा रही है, उसके अलाइड पार्टीज के साथ चलाई जा रही है। तो लॉ बनाना वो सबसे सिंपल वर्क जो पार्लियामेंट में बैठ के वो कर रहे हैं, लोगों के लिए कानून बनाना। रिसेंटली हमने देखे हैं बहुत सारे कानून पास हुए हैं। अभी कृषि विधेयक पर अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, किसान उससे सहमत नहीं है। तो बेसिकली दीज थिंग्स जो कि बहुत कॉमन है, आईक्यू या लॉजिक से ही आ जाता है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। लॉ मेकिंग करना बेसिकली एक पावरफुल टास्क है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती है, क्योंकि लॉ बनाना ही तो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम है। वो लॉ बना के ही तो अपने आप को पावर में रखेंगे। क्लियर? नाउ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। इलेक्शन जीतने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो आउटकम है वो यही है कि जीत जाए तो सरकार सक्सेसफुली बनाए और सरकार बनाने के बाद सक्सेसफुली 5 ईयर का टर्म जो है उसका कंप्लीट करे। कई बार हमने रिसेंटली अभी डेमोक्रेसीज में एग्जांपल देखा है इंडिया में ही कि महाराष्ट्र की हम बात करें या हम बात करें मध्य प्रदेश की या कर्नाटक में, सरकार गिराने का जो एक कार्य हो रहा है, जहां पर सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, वहां जो कैंडिडेट्स या तो हम बात करें इंडिपेंडेंट है या दूसरी पार्टी के, कई बार वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं तो सरकार का बहुमत गिर जाता है और फिर सरकार नहीं बनती, दोबारा इलेक्शन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी आप इलेक्शन जीत जाओ, उसके बाद आप लोगों के लिए काम करो, लोगों के काम करने के लिए सक्सेसफुली आप उसको आगे लेके जाओ और सरकार को भी आप आगे लेके जाओ, ठीक है। रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टीज हार जाती हैं, इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर पाती हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब क्या करेगी, वो पार्लियामेंट के सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगी, दैट इज अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टीज को पहले लीगली कॉन्स्टिट्यूशंस में वैलिडिटी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में अपोजिशन हाउस या अपोजिशन पार्टी का एक सेट पैरामीटर कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया ताकि एक तरीके से इसको डेमोक्रेसी का पिलर अप करने की बात है
कि अगर रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी हो सकता है अगर मेजॉरिटी में है तो मनमर्जी करे। इसीलिए देयर शुड बी अ हाउस ऑफ अपोजिशन, यानी एक अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। भले ही रूलिंग पार्टी कितना सही काम कर रही हो, अपोजिशन का काम ही अपोज करना है, विद्रोह करना है, कमी निकालना है, लगातार प्रेशर बनाना है रूलिंग पार्टी पे, ताकि रूलिंग पार्टी डेडिकेटेडली काम कर सके, लोगों के प्रति जवाबदार रहे और साथ ही साथ अपोजिशन को भी जवाब दे सके। तो इट्स अ बैलेंस ऑफ पावर बाय रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। लाइक रूलिंग पार्टी इज बीजेपी राइट नाउ दीज डेज एंड आईएनसी इज नॉन रूलिंग पार्टी, अपोजिशन में बैठी है। तो दोनों का ही वाइस एंड वर्सा हमेशा पैरेलल चलता है। अपोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम। अगर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन ना हो तो हो सकता है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आई हो वो अपने जितने भी लॉज हैं उसको मेजॉरिटी में पास करा के अपने अकॉर्डिंग चीजों को करने की कोशिश करे। क्लियर? शेप द पब्लिक ओपिनियन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत डेप्थ वाला पॉइंट। शेप द पब्लिक ओपिनियन। आप लोगों से मिलते हैं, आप पूछते हैं कि अरे आप सहमत हैं कि जो सरकार ने किया वो सही कि नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम सहमत नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हम सहमत हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। देयर इज अ पीरियड, एक फेज होता है, एक पीरियड होता है व्हेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी। सबकी अलग अलग सोच होती है। मैं कहूंगा कि हाँ किसान विधेयक बिल जो अभी पास हुआ जिसपे इतना प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सही है, उसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं, जो बदलाव किए हैं वो सही है। कुछ कहेंगे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम उससे जुड़े हुए नहीं है। तो एक बड़ी कंट्री में, कंट्री लाइक इंडिया विच हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, विच हैज अ डाइवर्स मेंटालिटी एंड थिंकिंग आइडियोलॉजी, these set of citizens are basically important for political parties। क्योंकि अगर सिटीजन्स ही पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जानेंगे या उनके आइडियोलॉजीज को नहीं जानेंगे तो कैसे उनका ओपिनियन बाहर आएगा। टू शेप पब्लिक ओपिनियन, लोगों को जाकर ये एक तरीके का भरोसा दिलाना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, देश के लिए सही है, आपके लिए सही है। लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट्स को, उनके पब्लिक ओपिनियन को अपना बनाना इज ए इंपॉर्टेंट टास्क फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अभी क्या होता है, हम देखते हैं न्यूज चैनल वाले दिन भर क्या करते हैं, किसी एक जगह पर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर लाइव बिल्कुल डेली का आपको टेलीकास्ट किया जाता है कि यहाँ पर ये हो गया, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार इस पर क्या कहना चाहती है, लीडर्स क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली मीडिया चाहता है कि सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार हो और उसी के लिए लोगों के साथ सीधे सीधे वार्ता की जाती है, लोगों की परेशानियों को सुनने जाया जाता है, उनके ओपिनियंस को जाना जाता है। क्लियर? नाउ एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर। और एक बार जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो फुल होल सोल पावरफुल हो जाती है। पूरे जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसकी लॉ मेकिंग करती है, उसमें नई चीज़ों को इंक्लूड करती है। जो चीज़ पुराने समय तक बनी हुई है, ओल्ड लॉज है, उनको न्यू लॉज में फ्रेम करती है, लोगों के लिए ही करती है। बेसिकली देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो ये कभी नहीं करेगी कि वो ऐसे बदलाव कर दे जिससे अगली बार वो इलेक्शन में जीते ही ना। दे ऑलवेज ट्राई टू शेप द पब्लिक ओपिनियन बाय देयर एक्सेसिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड टू फ्रेम एंड रन द गवर्नमेंट। सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। क्लियर? तो यहां तक की बात हमने की। अब पॉलिटिकल पार्टीज के केस में जो हम बात कर रहे हैं उसी को देखते हैं। पार्टीज रिप्रेजेंट पीपल। बेसिकली पार्टी ही लोगों के द्वारा बनी गई है और लोग ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीजेपी में जो लोग हैं वो उसके आइडियोलॉजी मान के ही उसके अंदर गए हैं, उसके एक्टिव मेंबर्स बने हैं और उसमें फिर लीडर्स बने हैं और आज उसके फॉलोअर्स भी बने हैं। क्लियर? दे वर्क फॉर पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। बेसिकली लोगों के लिए। देखो एक बिल्कुल अलग, इसको अगर हम केस में समझें कि एक्चुअल में अगर सर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर अगर लाइव देखा जाए तो कोई भी मिनिस्टर या कोई भी लीडर या कोई भी नेता जब जीत जाता है तो दोबारा कब आकर मिलेगा जनता से पता नहीं। बट बेसिकली दे आर फ्रेमिंग देयर लॉज अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कानून बनाना, पार्टीज का काम है जीतना, जीतने के बाद लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना। उसमें मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव वो इंपॉर्टेंट रोल होता है जो उसको आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? नाउ पार्टी सिस्टम इज मोर एक्यूरेट एंड इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट। तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जो इंडिया फॉलो कर रहा है वो इतना अप्रोप्रिएट है, या जो अमेरिका फॉलो कर रहा है वो इसलिए अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस लोगों के द्वारा हो रहे हैं, लोगों के लिए हो रहे हैं और ये पार्टीज जीतने के बाद सरकार बनाती है। तो दैट इज 100% वी कैन से दैट these party never make such laws which is not useful and not fruitful in terms of their next election contestant। तो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा जिसके लिए नेक्स्ट कभी इलेक्शन में पार्टी ना आए या उसकी छवि खराब होती जाए या वो पार्टी जीत ही ना पाए। ठीक है? तो दे ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल। पॉलिटिकल पार्टी का सीधा सीधा कनेक्शन लोगों से है। क्लियर? नाउ इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज अ वास्ट पॉपुलेशन एंड डिफरेंट कल्चर, सोशल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस, ऑल्सो हैविंग लीस्ट लिटरेसी रेट। और हमारे यहाँ जब पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा अनपढ़ है या इतनी कम पढ़ी लिखी है कि हम एक पॉपुलेशन को पढ़ लिख कर समझदारी से अपना डिसीजन खुद ले ले, ऐसा मान ही नहीं सकते।
छोटी सी चीज़ से समझो, एक छोटा सा गांव मान लो कि एक विलेज है रामपुर, उसके अंदर 50% पॉपुलेशन इलिटरेट है, जिसकी 70% वर्किंग एग्रीकल्चर है। इन लोगों को नहीं पता देश में क्या हो रहा है, इन लोगों को नहीं पता 4G क्या है, 5G क्या है, 2G स्कैम क्या हो गया, कुछ नहीं पता। इन्हें सिर्फ ये पता है कि इनके गांव में जब एक बड़े मिनिस्टर या नेताजी आके इनको, अपनी कास्ट कम्युनिटी के नेताजी आके इनको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे गांव में अगले साल बिजली आ जाएगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, दे जस्ट नो देयर रिक्वायरमेंट, देयर नीड, एंड दे जस्ट गो फॉर वोट। दे नो दैट पर्सन एंड दे नो दैट कि ही इज बिलोंग्स टू फ्रॉम XYZ पार्टी, वो INC से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे दे हैव डेवलप्ड देयर नॉलेज। तो कई बार लिटरेसी में इलिटरेट होने की वजह से भी वी कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द इलेक्शन सिस्टम और अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो देश की बहुत सारी पॉपुलेशन तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही अपना सीधे सीधे उम्मीदवार मानती है, जिसके लिए वो जानते हैं कि यही पार्टी हमारे हित के लिए काम करेगी, यही हमें रिजर्वेशन दिलाएंगी, यही हमें जो है सस्ता गेहूं चावल राशन दिलाएंगी, यही हमें हमारी इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई करेंगी। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज हैव सो मच इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी कि सीधे सीधे लोगों का जो जुड़ाव है उससे हो जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डू इज दे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, और इसी का फायदा या इसी का एडवांटेज मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों की रिक्वायरमेंट जानने का और उनके लिए काम करने के लिए, एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड वर्क ऑफ देम टू गेन सपोर्ट एंड विन इन द इलेक्शंस, और इलेक्शन जीतने के बाद वर्क फॉर द पीपल। क्लियर? नाउ अब जैसा मैंने बताया, चाहे प्रोटेस्ट हो तो पॉलिटिकल पार्टी कई बार प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करती है। जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी क्योंकि रूलिंग पे दबाव बनाना है। तो पॉलिटिकल पार्टी का केवल काम यही नहीं है कि वो रूलिंग करके और अपने देश को आज़ाद कर दे। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी का यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपोजिशन में जाने के बाद उनका काम बढ़ जाता है। उन्हें हर एक प्रोटेस्ट, हर एक इशू, हर एक मुद्दे को सरकार के लाना है सामने। तो प्रोटेस्ट समटाइम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग, उनके वर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे वो महिलाओं के जुड़े अधिकारों से बात है, चाहे रिसेंटली हम बात कर लें किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें जो हमारा कृषि विधेयक बिल जो आया है, जो फूड जो सिक्योरिटी पे जो कानून आया, उससे किसान जो असहमत है उसके लिए बात कर रहे हैं। और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 दिसंबर को, आज किसान दिवस है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हर एक छोटे से छोटा पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे फिर हम बात करें विमेंस के इक्वल राइट्स के लिए, या ऐसे कोई इशू हो गया जो महिलाओं से जुड़ा हुआ और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सब्जेक्ट हो जाता है। या फिर अगर हम बात करें कि जितने भी प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे डैम से हो, चाहे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से हो, चाहे इकोलॉजी से हो, हर एक तरीके का इशू पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि उसको वो ना तो नकार सकती हैं और उसको आगे लेकर जाएंगे आगे। तो उससे दोनों ही जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका बैलेंस बना रहता है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव और अ सिस्टम इन डेमोक्रेसी, कितने हो सकती हैं? कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। भारत में तो हर व्यक्ति अपनी पार्टी बना लेता है। भारत में तो हर व्यक्ति अपना इंजन, चुनाव चिन्ह, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन। इतनी सुविधा भारत में लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसमें दी हुई है। कितनी अच्छी बात है कि आप खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हो, बट देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस। यू डू नॉट सपोज टू कंटेस्ट इलेक्शन अनटिल एंड अनलेस यू हैव वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। लोग कहते तो हैं कि लोकतंत्र है, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पैसा इनडायरेक्टली चाहिए, समझो उसे। बट फिर भी भारत की खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को पार्टी बनाने की आज़ादी है, इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, पार्टी के साथ भी लड़ सकता है, पार्टी कैंडिडेट बन के भी लड़ सकता है। जैसे मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, मैं भाजपा को मानने लगा हूँ, नमस्कार मैं भाजपा का समर्थक, या मैं कांग्रेस का समर्थक, या मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक, मैं अब चुनाव लड़ रहा हूँ। या मैं इंडिपेंडेंट भी कंटेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी बना सकता हूँ, लाइक अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। ये रिसेंट एग्जाम्पल है कैसे पॉलिटिकल पार्टी, कैसे एक व्यक्ति ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और कैसे उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जो आज दिल्ली को चला रहा है। कितना रियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो भारत में लगभग 750 पार्टीज हैं। रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, इसको याद रखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में, हु इज होल सोल पावरफुल प्लस रिस्पॉन्सिबल टू लुक एज अ वॉच डॉग, टू लुक एज अ मेन बॉडी, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम मतलब पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर घुस के नहीं देखना है क्या करना है, जो पूरे इलेक्ट्रल सिस्टम को, इलेक्शन सिस्टम को, पार्टीज के काम करने के तरीके को, पार्टीज अगर गलत मोटिव यूज कर रही हैं तो उसको पेनल्टी या उसको पेनलाइज करने के तरीके पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से एज अ वॉच डॉग, एज एन अलर्ट रहता है। किसी भी कंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेज 1 स्टेज 2 का भी, कंट्री में या भारत में किसी भी पार्टी को अगर
पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए एज अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ही उसको रिकॉग्नाइज करेगा। आप चुनाव लड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर सम डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी एंड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बट किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, किसी भी पार्टी को एक नेशनल या रीजनल या स्टेट पार्टी का दर्जा देना, ये होल सोल वर्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ईसीआई का है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है, और भारत के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कराने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। क्लियर? नाउ, तो इंडिया प्रमोट्स अ मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसा हमने देखा कि जब 750 पार्टीज है, तो हमारे देश में तो मल्टी पार्टी, कितनी पार्टी कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शन, जो जीतेगी रूल तो वही करेगी, सिंपल है। कंटेस्ट या बनाने में कोई कमी नहीं है हमारे देश में। हाँ, बट हमारे यहाँ मेजर पार्टीज में नेशनल पार्टीज, 7 नेशनल पार्टीज हैं जो मेजर पार्टीज हैं, और रीजनल पार्टीज तो बहुत सारी हैं। क्लियर? नाउ, all political parties are get recognized status political parties are approval after of election commission of India। यानी जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं अप्रूव करता, तब तक कोई भी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकती, ना ही वो एज अ पार्टी ग्रो कर सकती है। अब देखो, मैंने यहां पर बताया है देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड इन डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, वो अलग अलग होता है। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये तो अब आप सीधे ही समझ गए कि इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां बहुत सारी पार्टीज हैं, जहां बहुत सारे पर्सन्स इलेक्शंस लड़ सकते हैं। 1 पार्टी सिस्टम, क्लास 9 रिकॉल करो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाइना यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यहाँ पर एक ही पार्टी है, यूनिलेटरली डिसीजंस लेती हैं, फेडरलिज्म को नहीं प्रमोट करती हैं। पार्टी की जो हम डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं लड़ने के लिए, नहीं, यू हैव टू बी 1 पार्टी मेंबर, जो कि एनपीए है, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनो, चुनाव लड़ना है, अदरवाइज दूसरी कोई पार्टी लीगल नहीं है हमारे देश में चुनाव लड़ने को। बेसिकली पहले तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेसी को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो प्रमोट कर रहे हैं यूनिटरी सिस्टम को, ठीक है, ये सिंगल पार्टी सिस्टम को। चाइना उसका एग्जाम्पल है। देन हमारे देश, दुनिया के 2 बड़े देश, पावरफुल नेशंस, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, जो यहाँ पर आप लोगो देख रहे हैं, ये अमेरिका के 2 सबसे बड़ी पार्टीज जो है, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन पार्टी, जाके ढूंढना कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी को बिलोंग करता था, और डेमोक्रेट्स में जो है बाइडेन, जो अभी जीते हैं, नए प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स, ये 2 ही पार्टी अमेरिका में है, एक का चुनाव चिन्ह है एलिफेंट और दूसरे का आप समझ ही गए होंगे। तो ये 2 सबसे बड़ी पार्टी है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। तो 2 पार्टी सिस्टम में अल्टरनेट जीतती हैं या रेगुलर जीतती हैं। वैसे अमेरिकन सिस्टम में प्रावधान है कि वंस अ पर्सन गेट इलेक्टेड फॉर 2 टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, एक टर्म 4 साल का होता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 8 साल तक प्रेसिडेंट बन गया, देन ही इज नॉट एबल टू कंटेस्ट अगेन। वो व्यक्ति कंटेस्ट करने के लिए लायबल नहीं है, पार्टी तो कर सकती है, पार्टी का उम्मीदवार सकता है, बट दैट पर्सन डजंट हैव राइट टू कंटेस्ट अगेन इलेक्शन। लाइक बराक ओबामा लगातार 2 टर्म्स में थे, उसके बाद वो एज एन रिटायर हो जाते हैं, फिर वो आप दोबारा प्रेसिडेंट कभी नहीं बन सकते देश के। दीज आर सम गुड पैरामीटर्स फॉर डेमोक्रेसी। हमारे देश में भी होना चाहिए, ताकि किसी भी एक व्यक्ति को हम हर साल वो बार आ जाए, 80 साल की उम्र तक वो इलेक्शन लड़ने के लिए ललायित होते हैं, वो ना हो। क्लियर? तो 2 पार्टी सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके। और जो मेरा देश है, सबसे खूबसूरत भारत देश, मेरा सबसे प्यारा देश, जहाँ पर बहुत सारे रंग है, कल्चर है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एम, देन बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अकाली दल। देयर आर न्यूमरस पार्टीज इन इंडिया। अपनी पार्टी बनाओ, जमींदारा पार्टी बनाओ, या ऑल इंडिया नेशनल लीग ऑफ राजपुताना, कोई भी पार्टी बनाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक है हमारा देश, जहां आप कितनी भी पार्टी के सिस्टम को या स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्राइटेरिया है ईसीआई का किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी का दर्जा देने पर? ठीक है, आपने अपनी पार्टी बनाई, आप इलेक्शन कमीशन पे गए, आपको लोगो मिला, आप पार्टी बना चुके हो, लेकिन अब आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी कैसे है, उसको रिकॉग्निशन बड़ी पार्टी की कैसे मिलेगी? आप बड़ी बड़ी रैलीज, बड़ी बड़ी जो प्रचार प्रसार है चुनाव के समय कैसे कर पाओगे? आपको कैसे मिलेगा दर्जा? ठीक है, देखते हैं। तो ये एक पैरामीटर है बेसिकली। पैरामीटर क्या है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इलेक्शन हुए राजस्थान में, एमपी में और हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान, एमपी और हरियाणा में इलेक्शन हुए, और इन इलेक्शन में 6% यानी कि
जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, मान लो कि 400 सीट्स है तीनों राज्यों में मिला के, तो इसमें से 6% ऑफ टोटल वोट्स, और यहां पर मान लीजिए कि 10 करोड़ वोट पड़े, तो लगभग 6%, 10 करोड़ का लगभग 6%, ठीक है, यानी लगभग 6 लाख, सही बोल रहा हूं, देखना। तो लगभग इतने वोट्स अगर मिलते हैं इन लोकसभा इलेक्शंस, अगर इलेक्शन लोकसभा के लिए हो रहे हैं यानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो रहे हैं, मैंने उसको बड़ा कर दिया, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में बेसिकली राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 28 है, ठीक है, हरियाणा में कम है। तो इन लोकसभा सीट्स में जितने इलेक्शंस में नंबर ऑफ काउंट वोट गिरे, वो वोट अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को 6% हो गए, यानी आप तो सीधे सीधे मानो कि 10 करोड़ में से अगर 6 लाख वोट बट पर्टिकुलरली मिल जाते हैं, या आप 6% वोट लेने में सक्सेसफुल हो जाती है असेंबली इलेक्शंस में, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। पैरामीटर है, इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है भाई, अगर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके अंदर, राजस्थान में 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो अगर राजस्थान में 200 सीट्स में से मान लीजिए 4 सीट यहां जीत गई, 4 सीट्स एमपी में जीत गई, तो 4 सीट्स का बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है, इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। क्लियर? तो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचो कि मान लो कि 6% वोट लोकसभा सीट्स के, यानी कि मान लो कि अगर 50 सीट्स है, 50 सीट्स के लिए मान लो कि 5 लाख वोट गिरे, तो 5 लाख का 6%, ठीक है, यानी कि लगभग 30,000 वोट अगर इस पार्टी को चलेगा, तो लोगों ने इसके प्रति रुझान दिखाया है, इसको सेलेक्ट किया है, इसलिए इस पार्टी को दर्जा मिलना चाहिए, एक ऐसा सेक्शन उसको जाता है। रीजनल पार्टी या स्टेट के अंदर, अब स्टेट का तो बहुत क्लियर है, इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के इलेक्शंस हैं या विधानसभा के चुनाव है तो उस राज्य में ही है, ठीक है। तो अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, पूरे जो वोट्स हुए, पूरे जो नंबर ऑफ वोट्स कास्ट हुए हैं 200 सीट्स के लिए, जितने इलेक्शन पॉपुलेशन ने वोट किया है, मान लो राजस्थान में 6 करोड़ जनता है, 6 करोड़ जनता ने में से 6% वोट, ठीक है, 6 करोड़ का 6%, जितना भी गया, मैंने तो पूरी पॉपुलेशन ले ली, हमेशा पूरा वोटिंग होता नहीं है, हमेशा वोटिंग 60 to 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है, बट स्टिल, ठीक है। एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट, एंड क्या लिखा हुआ है, एंड, और साथ में जीते भी, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट। तो यहां तो आपको निकल ही गया कि या तो 6% जीत ले वोट टोटल का, ठीक है, या फिर साथ में प्लस कितनी सीट जीतनी है उसको, एंड विंस 2 सीट्स, ये तो स्टेट पार्टी बन गई। और यहां क्या है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% टोटल लोकसभा चुनाव जहां हो रहे हैं जिन राज्यों में, उसका 6% टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो वो नेशनल और रीजनल पार्टी कैटेगरी में चला जाएगा। अब भैया नेशनल पार्टीज कौन कौन सी होती है, कितनी नेशनल पार्टीज है हमारे यहाँ, स्टैटिक पोर्शन है, डिटेल्स याद रखनी है, स्टैटिकली पूछा जाता है, स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, अगर आता है तो। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी और फॉलोअर्स, या जो जीती हैं, जिनका इतिहास रहा है भारत की सरकार चलाने में या उसको बनाने के अंदर योगदान देने में, तो वो 6 बड़ी पार्टीज हैं, 7 बड़ी पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी की सरकार है, ठीक है, उसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए है, ठीक है, महाराष्ट्र में काम करती है, बेसिकली महाराष्ट्र इसका एरिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ये दोनों पार्टी पहले एक ही हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से, एक किसानों के प्रति ज्यादा समर्पित है, किसान और वर्कर्स के लिए, तो उसने अपने आप को अलग कर लिया, और एक नए सिस्टम्स के लिए समर्पित है, नए सभी लोगों का इक्वल सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो, नॉट कंसंट्रेटेड टू ओनली किसान एंड वर्कर्स। ये रशियन रिवोल्यूशन से आइडियलाइज्ड हैं दोनों ही पार्टी। अगर आप देखोगे तो इसमें एक में जो हसिया होता है जिसे फसल काटते हैं गाँव में लोग, अब तो खैर सिस्टम खत्म हो गया, और एक हैमर, एक हथौड़ा है, तो किसान और वर्कर्स की पार्टी। और बेसिकली यहाँ देखोगे जो बेसिकली मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द किसान या फार्मर्स के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो उनके लोगों में उनकी आइडियोलॉजी दिखती है, ठीक है। और तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, जो लगातार, इसके पहले ज्योति बसु जो थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, उसके बाद ममता बनर्जी उस पार्टी को संभाले हुए हैं। एक एक करके देखते हैं कौन सी पार्टी के क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश की, फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने सभी मॉडरेट्स और नए लीडर्स के लिए एक पॉलिटिकल स्फेयर मिले भारतीय लीडर्स को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, और इस पार्टी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, और बाद में सक्सेसफुली सरकार भी बनाई भारत की आज़ादी के बाद,
श्री आदरणीय लेट जवाहरलाल नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में। ठीक है, तो फाउंडेड इन 1885, समटाइम्स द फैक्ट्स आर बेसिकली आस्क्ड बाय द examiners, played a dominant role in Indian politics and state level. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, party sought to build a modern secular democratic republic. एक धर्मनिरपेक्ष देश सरकार भारत बनाए, और एक डेवलपमेंट जो हुआ आज़ादी के बाद से लगभग 30 साल तक तो इस पार्टी ने रेगुलर रूल किया है। उसके बाद पार्टी इंदिरा गांधी जी के समय तक रूल करी है, सेंटर टिल 1977, और उसके बाद 1980 से 89 में भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के समय तक ये पार्टी रूल करी। 1989 के बाद आईएनसी का जो एक प्रभाव है थोड़ा थोड़ा कम होता गया, क्योंकि दूसरी रीजनल पार्टीज डेवलप होती गई, दूसरी आइडियोलॉजीज डेवलप होती गई, नई पार्टी का उदय होता गया। इस समय भारतीय जनता पार्टी भी एक नई पार्टी बन के उभरी, और इसी वजह से इस पार्टी का जो रोल है, जो पहले बहुत एक्सपेंडेड था इंडिया में, वो धीरे धीरे न्यू पार्टीज के डेवलपमेंट होने से कम होता गया। दूसरा रीजन ये भी है जो हमने पढ़ा था फेडरलिज्म में, कि एक ही पार्टी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर सेंटर में रूल करेगी तो इट ट्राइज टू बी इन पावर, और उसके लिए वो रीजनल पार्टीज को गिराने की कोशिश करती थी या खींचने की कोशिश करती थी। यही कारण है कि कांग्रेस का धीरे धीरे जो है एक रोल जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कम होने लगा, और दूसरी रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट होने लगा। अभी आईएनसी को यूपीए के नाम से जाना जाता है, छोटी छोटी पार्टीज को मिलाकर इलेक्शंस लड़ते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसको कहा जाता है। 2019 में भी इन्होंने इसी यूपीए के नाम से इलेक्शन लड़ा, और 52 सीट्स इन्हें मिली थी 2019 के इलेक्शन में, जो कि बहुत कम है, जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी में मेजॉरिटी में इलेक्शंस जीते थे। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। क्या होता है सेंट्रिस्ट? सेंट्रिस्ट मतलब जो ना किसी धर्म या मेजॉरिटी या माइनॉरिटी को बिलोंग करे, वो आइडियोलॉजी सिंपल रखे कि हम सबके लिए काम करेंगे, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो। वी बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड टू दी सेंट्रिस्ट, हम बैलेंस बना के चलेंगे, हम किसी भी एक पक्ष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं या उसके लिए आइडियोलॉजी में काम नहीं करते हैं। नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लो, बीजेपी इज अ राइटिस्ट पार्टी जो कि अपने कंट्री, अपने नेशन, अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, उसकी मेजॉरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको बेस्ड मान के उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी बनाई। लेफ्टिस्ट बेसिकली जो समाज के बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, पिछड़े तबके हैं, या बहुत लोअर सेक्शन है या पिछड़ा हुआ समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, या किसान या वर्कर, एक अलग ही सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस लेफ्टिस्ट है या सीपीआई लेफ्टिस्ट है, उसको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं। दे बेसिकली कॉन्सेंट्रेट टू वर्क ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर के लिए ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी। फाउंडेड इन 1980। इसके स्ट्रगल की शुरुआत हुई 1980 में। पहले जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे इनके अंदर जो लीडर्स हैं आईएनसी से अलग होते गए, आइडियोलॉजीज चेंज होती गई, देश के विकास या राष्ट्र के नाम पे, या हिंदुत्व कल्चर को या हिंदुइज्म को आगे मानकर, या आर्यंस या वैदिक कल्चर को आगे मानकर, राइटिस्ट यानी कि मेजॉरिटी बिलोंग्स टू हिंदुइज्म, तो दे स्टार्टेड देयर आइडियोलॉजी टू बिलोंग्स टू द पार्टी रिलेटेड टू हिंदुइज्म एंड द कल्चर, वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, और उसी से इसकी शुरुआत हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के नाम से पहले ये पार्टी हुआ करती थी 1959 में, बेस्ड ऑन द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, इंडियन रिलीजन या इंडियन जो हिंदुइज्म है उसको आइडियोलॉजी मान के ये स्टार्ट किया गया। देन स्लोली इसने पेस पकड़ा। 1990 के बाद 1992 से भारतीय जनता पार्टी का रोल डोमिनेशन में आने लगा भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने भी अलायंस किया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए सरकार जो अभी हमारा देश चला रही है, एनडीए छोटी छोटी पार्टीज को मिलाया ताकि इलेक्शंस में बेनिफिट मिले और पार्टी बनाने में आसानी हो। और आप देखो कि दो बड़ी पार्टीज ने अलायंस किया हुआ है, यूपीए यानी कांग्रेस ने अलायंस बनाया है, और एनडीए यानी कि बीजेपी ने भी अलायंस बनाया हुआ है। क्लियर? तो यहां पर इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी, 303 मेंबर्स के साथ इलेक्शंस जीते थे लोकसभा के एनडीए पार्टी ने 2019 के, और अभी रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी देश चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर है। ये थोड़े से फैक्ट्स यहाँ पर हम याद रखेंगे, क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ दो वो पार्टियां जिनका इतिहास सबसे पुराना है भारत में, जो सबसे पहली बनी हुई पार्टीज थी, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित थी, किसान और वर्कर, लेबर के अधिकार या उनके इक्वल राइट्स के लिए बात के ऊपर आधारित थी, और यही जो समाज की सबसे पहली या भारत की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सर एम एन रॉय इज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एम एन रॉय की बदौलत ही सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जड़ें भारत में बैठने लगी, जो कि शायद एक पहली पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की होंगी जो भारत में समाज के पिछड़े तबकों के लिए
इक्वल राइट्स की बात करने के लिए आए। नाउ सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। अब दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, बेसिकली फाउंडेड इन 1964, ठीक है, 1964 एंड इट इज फाउंडेड इन 1925। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पेरेंट कंपनी नहीं, पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, बट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। अब ये मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म क्या है? देखो, रशिया के अंदर आपने देखा है कि रशियन रिवोल्यूशन में फिलोसोफर्स का बहुत योगदान है, जो समाज के बराबरी के हिस्सों को बांटने में जो है आइडियोलॉजी जिन्होंने डेवलप की थी। लेनिन, वर्ड में लेनिन, जो ये कहते थे कि किसान और लेबर दोनों ही रशिया के मेन वर्क फोर्स है और इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। उसी आइडियोलॉजी से भारतीय बहुत सारे फ्रीडम फाइटर प्रभावित थे, चाहे आप बात करें जवाहरलाल नेहरू की, चाहे आप बात करें एम एन रॉय की, सुभाष चंद्र बोस की। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो सोशलिज्म को बिलोंग करते थे, उसकी आइडियोलॉजी को मानते थे, और उसी बेस पे मार्क्सिज्म या लेनिज्म की जो थ्योरी थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी, दैट रिप्रेजेंट्स लेबर एंड किसान। किसान जो सबसे मेन अनाज जो उगा रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, उसी को अगर आप इक्वालिटी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बेसिकली दे डिपेंड्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, दोनों के लिए ही वो कॉमन था। इन डेमोक्रेसी अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेसेशनिज्म। सेसेशनिज्म किसे कहते हैं? अलगाववाद। छोटे छोटे टुकड़े करके देश को बांट दो, अलगाववाद के विरोधी थे, एक कंबाइंड नेशन के फेवर में ये थे, क्योंकि भारत का जो उस समय सिनेरियो था, भारत को डिवाइड करने का एक उसमें चल रहा था हिंदू मुस्लिम डिसइंटीग्रिटी की वजह से, ठीक है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सबसे पुरजोर समर्थक थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के द्वारा ही देश को रूल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल केटर नहीं करेगी सोशल इंटरेस्ट को। देन स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964, बट फिर भी जो आइडियोलॉजीज है, विचारों में डिफरेंस या मतभेद के होने के कारण, आपको पता है आईएनसी में भी पहले एक मतभेद हुआ था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बने थे, आपने पढ़ा हो क्लास 8 में। यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी एम का उदय होता है इसी पार्टी से, जो लीडर्स आइडियोलॉजीज को लेके गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ या मैं उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूँ, या समय के हिसाब से उसकी जो काम है वो बदल रहा है, और मैं अभी भी पुरानी विचारधारा से प्रभावित हूँ, तो मैं अपना एक अलग सेक्शन में डेवलप कर लूंगा। क्लियर? नाउ देन इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट एंड 2 सीट्स इन 2009। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी का जो एक अप्रोच है वो कम होती जा रही है। एंड लोकसभा इलेक्शंस एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। अब लेफ्टिस्ट, तो बेसिकली आपने क्या देखा, सेंट्रिस्ट कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेफ्टिस्ट कौन सी है? ये जो बेसिकली समाज के पिछड़े या दबे हुए सेक्शंस को, या जो लीस्ट डेवलप सेक्शन है, उनके लिए इक्वालिटी के साथ डेवलपमेंट करने का आइडियोलॉजी लेती है, तो दैट इज अ लेफ्टिस्ट, एक सोसाइटी का दूसरा ही सेक्शन। क्लियर? नाउ फाउंडेड इन 1964, अलग होके मार्क्सिज्म एम, इनकी आइडियोलॉजी अलग यही है कि ये मार्क्सिज्म को, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, उनकी आइडियोलॉजी को ये बिलोंग करते हैं। देयर इज एन इक्वालिटी इन सोशल रिसोर्सेज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डेवलपमेंट कुड बी डन फॉर द पीपल, ठीक है। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म। हालांकि इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना कम होती है, बट फिर भी हम उसको देख रहे हैं। देन एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस पार्टी की भारत में एक बहुत अच्छी पकड़ है, खास करके कुछ राज्यों में जहां इस पार्टी को अभी बहुत सक्सेसफुली आगे डेवलपमेंट मिल रहा है, लाइक वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा। केरला में तो पार्टी सीपीआईएम की है, ठीक है ना, सरकार ही उन्हीं की है। स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया, यानी वो सेक्शन जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, जो जानता है कि इक्वालिटी के साथ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लस किसान, लेबर और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ। इन वेस्ट बंगाल में तो इस पार्टी ने बिना ब्रेक के 34 इयर्स तक रूल किया है। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वन अबाउट 1.7% ऑफ वोट्स एंड 3 सीट्स। तो ऑल इंडिया जो ये हम बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये उस पैरामीटर पे फिट बैठती है जो नेशनल पार्टी के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ और दो महत्वपूर्ण पार्टी। अब एक और रीजनल पार्टी पे जाते हैं जो नेशनल पार्टी बन चुकी है, जिसकी अप्रोच नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह पर है, ठीक है। दैट इज बहुजन समाज पार्टी। ये क्वेश्चन न्यूमरस ऑफ टाइम एनटीएससी स्टेज 1 में तो आ ही चुका है कि बहुजन समाज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय विच लीडर। तो कांशीराम जी, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, बहुजन समाज पार्टी को, और इस पार्टी का मेन ओवरलुक क्या था? जो यूपी या उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, जो कि बेसिकली पिछड़ी थी, बहुत सारी जनजातियां, या जब बात करें ऐसा समूह, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी या SC ST का पिछड़ापन, डोमिनेशन ऑफ हायर कास्ट, उससे प्रभावित होकर इन्होंने
टू सेंट्रिस्ट, टू एक आइडियोलॉजी फिक्स की कि लोगों के उस सेक्शन का उत्थान करना है जो पिछड़ा है, ठीक है। तो टू रिप्रेजेंट सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, बहुजन, ठीक है, इंक्लूड्स दैट दलित्स, आदिवासीज, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिनको बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, उन्हें बराबरी के राइट्स दिलाने के लिए इस पार्टी को फॉर्मेशन किया कांशीराम जी ने, जिसको सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हुई ये पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, यानी वो लीडर्स जो समाज की पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजीज को मानकर इन्होंने इस पार्टी को बनाया फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एंड इट हैज मेन बेस, इनका मेन बेस है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के स्टेट्स जो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे बड़ी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सेंट्रिक है। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में और राजस्थान में भी इस पार्टी से लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। फॉर्म गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है इस पार्टी ने। एंड इन लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 इट पोल्ड अबाउट 3.36% वोट मिले इनको, और सिक्की वोट्स 10 सीट्स, और 10 सीट भी लोकसभा की इन्होंने जीती। अब लोकसभा की 10 सीट क्या होती है, देखो, अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 84 सीट्स हैं लोकसभा की, तो लोकसभा की 84 सीट्स में से 10 सीट्स उन्होंने जीत ली, यानी अब इसमें तो वैसे भी जीती गई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वोट 6% से तो ज्यादा मिले ही होंगे, ठीक है। तो ये पार्टी हुई हमारी बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद तृणमूल पार्टी, दीदी की पार्टी, दीदी बोला जाता है फेमसली, ममता बनर्जी दीदी के नाम से फेमस है वेस्ट बंगाल में। तो तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, लॉन्च्ड इन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में नेशनल पार्टी मिली क्योंकि इनको वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी नेशनल पार्टी की वो इनको मिल गई थी। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, एंड फेडरलिज्म, इक्वालिटी टू रूल। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में 2011 से ही ये पार्टी पावर में है। ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। क्लियर, तो बहुत सारी जगह पर अप्रोच है। इन जनरल इलेक्शन ऑफ 2019 इस पार्टी को 4% वोट मिले हैं एंड 22 सीट्स, यानी ग्रोइंग पार्टी है, बड़ी बढ़ती हुई पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज थी। एक पार्टी और है जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो एनसीपी जिसको हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार जी उसके लीडर हैं और महाराष्ट्र में इसकी प्रेजेंस है। ये भी सेम वही एग्जाम्पल है जैसे आईएनसी से कुछ सेक्शन अलग हुआ जो कि आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई और उसको अलग जो है आइडियोलॉजी के साथ लॉन्च किया। इसी के साथ जो पार्टीज स्टेट पार्टीज में जाती हैं, स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट, मैंने बताया हमारा देश बहुत ब्रॉड है, बहुत डेवलप है। अगर मैं स्टार्ट करूं भारत के अलग अलग सेक्शन से, अगर मैं स्टार्ट करना शुरू करूं तो आप देखोगे अलग अलग पार्टीज मिलेगी। अगर मैं नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट करूं तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनका चुनाव चिन्ह एक सी बर्ड है। देन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी साइकिल, जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी एक जम्मू कश्मीर में ही 3 पार्टी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्लियर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और जो अखिलेश यादव है। देन राष्ट्रीय लोक दल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मध्य भारत के अंदर तो आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में एक्टिव है। देन शिरोमणि अकाली दल जो सरकार बनाए हुए पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल। देन इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा के अंदर ही पार्टी है, ठीक है। देन अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की तो आप देखोगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना जो अभी सरकार बनाए हुए है, महाराष्ट्रवाड़ी गोमतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा के अंदर जो सरकार बनाई हुई। तो देयर आर न्यूमरस रीजनल पार्टीज, ठीक है। जनता दल इन केरला, तेलंगाना राष्ट्रीय ऑल इंडिया समिति, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमान पार्टी। देन केरला कांग्रेस पार्टी, मनी इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम में आप देखोगे, असम के अंदर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद जो वहां सरकार बनाए, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। देन आप देखोगे पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, मिजोरम पीपल्स कांग्रेस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो वेस्ट बंगाल की इंपॉर्टेंट पार्टी है, एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरला। तो देयर आर न्यूमरस पार्टी, जैसे मैंने बताया था एआईडीएमके एंड डीएमके, ऑल इंडिया एनआर नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी इन तमिलनाडु, एंड द्रविड़ मुनेत्र कजगम पार्टी डीएमके। 2 इंपॉर्टेंट पार्टी है जो यहाँ इलेक्शंस लड़ती हैं और यही सरकार बनाती हैं राज्य सरकार में, जैसे अकाली दल पंजाब में बनाती है। तो रीजनल पार्टीज की प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है
बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनके राज्यों में, इनकी जो फॉलोअर्स हैं, एक्टिव फॉलोअर्स, वो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। किसी भी नई पार्टी का इन राज्यों में जाकर, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा जो भारत के नॉर्थ इंडिया में फेमस है, वहां जाकर इनका पार्टी बनाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन के बिल्डिंग में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारे देश में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो नेता भी है, नेता है तो भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्टाचार है तो पॉलिटिक्स का डोमिनेशन भी है। ना केवल पॉलिटिक्स का डोमिनेशन देश के अंदर होता है, पॉलिटिक्स का डोमिनेशन इटसेल्फ पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है। कैसे होता है? बहुत आसान सी बात है। घर में बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को हर चीज़ में आगे नहीं होने देगा, क्योंकि वो बड़ा है तो वो अपना सक्सेशन आगे लेके चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही होता है। सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? ठीक है, मैं पार्टी में, बीजेपी में 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एक सीनियर लीडर हूँ, मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे साथ राजनाथ सिंह जी हैं। जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं वो अपनी प्लान्स, एग्जीक्यूशंस, पॉलिसीज खुद फ्रेम कर लेते हैं, खुद डिजाइन कर लेते हैं। देयर इज नो रेगुलर डिस्कशन ऑफ द न्यू लीडर्स और न्यू यूथ मेंबर्स हु कनेक्ट विद द पार्टी। नए लोगों जो जुड़ रहे हैं उनको सिर्फ कार्य करना पड़ता है। यानी पार्टी के अंदर ही डोमिनेशन किसका चलता है? जो सीनियर मेंबर्स हैं। जो नए लोग हैं वो ऐसे कार्य करता है, एज एन एक्टिव मेंबर जुड़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं, बट देयर रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स और द पार्टी इज वेरी वेरी लेस। यानी वहां पर भी एक, जिसको कहते हैं ना, राजशाही होती है। भले ही पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट देयर इज एन इंटरनल लैक ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी का चांस नहीं मिलता है, सबको ऊपर आने का चांस नहीं मिलता है, बराबरी से ऊपर जाने का चांस नहीं मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे, डायनेस्टिक सक्सेशन। अगर एक पार्टी लगातार लंबे समय तक रूल करती रहे तो डेफिनेट सी बात है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाके वो पार्टी अपने पावर को ओवर रूल करेगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या है कि कोई एलिजिबल अगर व्यक्ति है जो उस पार्टी का अच्छा लीडर बन सकता है, ये तो हम लाइव एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं आज के केस में, कि कोई अगर एलिजिबल व्यक्ति है जो उस पार्टी को लीड कर सकता है, वो ऊपर इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि एक परिवार का डोमिनेशन है, उसी के आने वाले वंशानुगत जो लोग हैं उस पार्टी को चलाएंगे, भले ही वो काबिल हो या ना हो, लेकिन वो उस पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ना ही उसके लिए गुड है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब आप समझ ही गए, पूरी डायनेस्टी ही यहाँ आ गई, तो अब इससे ज्यादा तो क्या ही समझेंगे। देन मनी एंड मसल पावर, बाहुबली या पैसे का रोग, पैसे से वोट्स खरीदना, पैसे से लोगों को लुभाना, पैसे से पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करना, या बड़ा पैसे वाले फर्म है। यूपी बिहार में देखा उन्हें एक समय पर बाहुबली नेताओं का दौर हुआ करता था, जहां पर पैसा या मनी या मसल या गन के पावर के बेस पे इलेक्शंस जीत लिए जाते थे या उनको मोड़ कर दिया जाता था। अब उतना वैसा एनवायरमेंट नहीं रहा, 15-20 साल पहले से हुआ करता था, बट आज भी मनी इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम, मनी इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल पार्टी। द फ्लो ऑफ मनी इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम इज द मोस्ट डिजास्टर्स एलिमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। और वही जो सिस्टम है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जितनी सरकारें गिरी हैं, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में, या आप बात करें तो राजस्थान में भी प्रयास हुआ था। इन ऑल दीज पैटर्न, इन ऑल दीज एफर्ट्स, दे आर ट्राइंग टू ब्राइब द जो कैंडिडेट्स ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको पैसा देके खरीदने की कोशिश की जाती है, अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है, सरकार गिराने की कोशिश की जाती है। तो द मनी एंड मसल पावर इज द मेन इन्फ्लुएंस्ड फैक्टर फॉर द अनप्रोडक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, जैसा कि देखा है कि पैसे के साथ वोट है और जो मूछों पे ताव दिया जा रहा है ना, वो इसलिए दिया जा रहा है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, रिच हूँ, पैसे वाला हूँ कि आई विल बेंड द कंडीशंस एंड डिसीजंस ऑफ बेसिकली ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, नाउ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, एक साल बीजेपी आएगी, फिर अगले साल आईएनसी आ जाएगी, फिर एक साल बीजेपी आएगी, फिर अगले साल आईएनसी आएगी। सिमिलरली एक साल डेमोक्रेटिक, एक साल रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में। Sometimes people has not actual choice of new contestant, new parties, new representatives. कई बार ना चाहते हुए भी आपको उस पार्टी के लिए वोट करना पड़ता है जो एफिशिएंट नहीं है, जो 5 साल पहले थी, अगले साल नहीं जीत पाई और अब 5 साल तक काम करेगी। तो देयर इज लैक ऑफ चॉइस। समटाइम यू डोंट हैव अ चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कई बार आप जानते ही नहीं हो, फिर भी उसको लिए वोट करना है क्योंकि सिस्टम है। तो दैट इज सम बेसिक लिमिटेशंस ऑफ अ सिस्टम। अब मीनिंगफुल चॉइस का जैसे हमने देखा ना, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि 8 साल तक अगर आप रेगुलर टर्म पर बन चुके हो या आप 2 टर्म सर्व कर चुके हो, तो यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट न्यू टर्म फॉर द योर पॉलिटिकल सिस्टम। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट, ये फ्रेम कहाँ होते हैं क्वेश्चंस के लिए अंदर एनटीएससी स्टेज 2 में, कि चैलेंजेस क्या हैं। क्लियर? तो ये हमने जो बात की थी। अब हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया सकता है या चेंज कैसे किया सकता है। देखिए,
बाय एक बहुत अच्छा इसमें एक कानून का जो क्वेश्चन लास्ट टाइम 2018 में आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं, ठीक है, या जो आपके मेंबर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पार्टी चेंज करते हैं, उन मेंबर्स को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, या पार्टी चेंज करने पर विदाउट एनी रीजन मोर देन ट्वाइस उनको इलेक्शन ना लड़ने के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था। 1985 में इसको बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, ताकि जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, एक लीडर्स का पार्टी तोड़ के दूसरे में जाना, सरकार गिराने की कोशिश करना, ये एक तरीके का रिफॉर्म है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के फॉर्म में बाहर आया। इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ाना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना सबको, ये एक तरीके का फॉर्मुलेशन होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को याद रखना है इसी के लिए। और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम यही खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, स्टे स्टडी हार्ड, एंड जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उससे आपकी स्टडी को आप प्रिपेयर करें, बिल्ड करें। थैंक यू सो मच।